राइट्स यानी एट अ टाइम आपको पूरे सब्जेक्ट जब याद होंगे, मतलब सारा टॉपिक एक एक सब्जेक्ट ही नहीं कई सब्जेक्ट याद होंगे, तब आपका अच्छा आंसर आएगा। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं। अब ये जो है आपका ये जो चैप्टर है इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए आर्टिकल 294 से लेकर 300 तक पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट, यानी जो पार्ट 12 है उसके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स की बात है, और साथ में आर्टिकल 294 से लेकर 300 तक जो बात है वो पार्ट 12 का वो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन एंड सूट्स ऑफ इंडिया यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, एंड द स्टेट, इसके बारे में बात किया हुआ है। यानी कि कोई लीगल मैटर वगैरह में स्टेट को, यूनियन को और स्टेट को एज अ जुडिशियल पर्सन या लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। लीगल पर्सन होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लीगल पर्सन? लीगल पर्सन का मतलब यह है कि आप उसको सू कर सकते हो, यानी आप उसको क्या नाम है सूट फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट, और साथ में आप यानी आपके ऊपर वो भी केस कर सकता है और आप भी उसके ऊपर केस कर सकते हो, यानी स्टेट के ऊपर आप लोग केस कर सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट पे केस केस कैसे करोगे, किस नाम से करोगे? जैसे किसी इंसान के ऊपर केस करना है तो उसका नाम से होता है, जैसे ए वर्सेस बी, जैसे रिदा के ऊपर केस करना है तो रिदा वर्सेस नदीम या नदीम वर्सेस रिदा ऐसे करके होता है, लेकिन प्राइवेट। लेकिन अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अगर स्टेट यूपी के खिलाफ करना है तो स्टेट ऑफ यूपी, यानी जैसे रिदा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये एक मतलब केस का नाम रहेगा। तो यानी आपने अगर स्टेट के खिलाफ केस करना है तो आप रिदा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इसका रहेगा। अगर आपको क्या नाम है दिल्ली के खिलाफ करना है तो उसके लिए एनसीटी दिल्ली आ जाएगा। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ करना है तो यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्या आएगा? जैसे आर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे केस किया जाता है। तो नाम क्या रहेगा? यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ, वो स्टेट के नाम से आप उसको केस कर सकते हो, इसलिए उसको लीगल पर्सन कहा गया है। बात समझ में आ गई है कि आप केस कर सकते हो। दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। स्टेट का और यूनियन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? स्टेट, जैसे आप लोग पूछते हो ना कई बार कि ये यूनियन की प्रॉपर्टी है या स्टेट की प्रॉपर्टी है, कैसे है? तो उसमें ये बताया है, देखो यहाँ पे सक्सेशन की बात की गई है। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूनियन की होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन सी स्टेट होती है? तो ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट दैट वर वेस्टेड इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और अ प्रोविंस और इंडियन प्रिंसली स्टेट बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिकम वेस्टेड इन द यूनियन एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। क्लियर हो गया? सारी प्रॉपर्टी, सारा एसेट, जो कुछ भी उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, प्रिंसली स्टेट के अंदर था, प्रोविंस के अंदर था, वो सब किसका हो गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कुछ भी इन सब था वो अब यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, यानी वो सब किस में आ गया? अब यूनियन के पास आ गया। यूनियन के पास पावर, जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट है उसके पास पावर है। ठीक। सिमिलरली ऑल राइट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंस और इंडियन स्टेट वुड नाउ बी राइट लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे पहले जो भी राइट्स या लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज थे या जो प्रिंसली स्टेट थे या जो और कोई स्टेट था जो रूल कर रहे थे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो पोर्चुगीज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, या कैसे भी जो उससे पहले थे, अब जब इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको सबको अपने कब्जे में ले लिया तो जितने राइट्स थे, लाइबिलिटीज थी, ऑब्लिगेशंस थी, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गई हैं। बात समझ में आ गई होगी? यानी कि सब, यानी मैंने अगर प्रॉपर्टी ली है तो लाइबिलिटी भी तो मेरी ही है, राइट्स भी तो मुझे ही देने हैं या मेरे ही राइट्स हैं। भाई मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है लेट से दिल्ली में या क्या नाम है वहाँ पे, तो प्रॉपर्टी में जो प्रीवियस मालिक था उसका जो राइट था वो मेरा भी राइट रहेगा, है कि नहीं रहेगा? और जो उसकी लाइबिलिटीज थी कि भाई बिजली का बिल देना है, ये देना है, वो देना है, तो मुझे भी देना पड़ेगा, सफाई का देना है तो मुझे भी देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही सेम यहाँ पे गेटिंग, आवाज आ रही है? तो जो कुछ भी प्रीवियस गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट रही होगी उस समय, उनके जो भी अधिकार, जो भी राइट्स थे, जो भी लाइबिलिटीज थी, जो भी ड्यूटीज थी, वो सब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आता है ये तीन कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। अगर मैं समझा पाया तो समझ लो कि आज का काम हो गया। इस एस्चीट, लैप्स एंड बोनावेंसिया। ठीक है, बोना वैकेंसिया तीन है। एस्चीट, ये सब लीगल वर्ड, लीगल टर्म्स हैं, ठीक है ना, लीगल टर्म्स हैं। एस्चीट, लैप्स एंड बोना वैकेंसिया, ये तीनों जो है क्या है? लॉ के वर्ड्स हैं, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या है एस्चीट? अच्छा, इनका नाम कभी सुना है पहले?
लैप्स, एस्चीट, बोना वैकेंसिया सुना है? तो आज सुन लो। ऑल प्रॉपर्टी इन इंडिया वुड हैव, ठीक है, accrued टू किंग ऑफ इंग्लैंड और रूलर ऑफ इंडियन स्टेट यानी प्रिंसली स्टेट बाई एस्चीट डेथ ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड विदाउट एनी आयर, लैप्स माने टर्मिनेशन ऑफ द राइट थ्रू द डिस्क थ्रू द डिसयूज और द फेलियर टू फॉलो appropriate procedure, और bona vacantia मतलब property found without any honor for want of rightful honor would now vested in the state if the property is situated here and in the union in any other case. In all these three cases the property accrues to, ठीक है, government as there is no legal और नो राइटफुल ऑनर और क्लेमेंट। तो इनमें से अगर, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो, कोई प्रॉपर्टी जो, वो सारी प्रॉपर्टी जो कि पहले किंग ऑफ इंग्लैंड की थी या इंडियन रूलर प्रिंसली स्टेट्स की थी, ठीक है, उसको एस्चीट से, एस्चीट का मतलब यह है कि डेथ ऑफ अ पर्सन, बिना किसी विल के अगर कोई इंसान मर गया है उस, ठीक है, बिना किसी विल के, मतलब कोई इंसान है वो मर गया और उसने कोई विल नहीं बताया कि मुझे किसकी प्रॉपर्टी किसको देनी है, तो उसका कोई ऑनर नहीं है, किसी को कोई विलफुल ऑनर नहीं है, उसका कोई आयर नहीं है, तो उस केस में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। दूसरा लैप्स, लैप्स मतलब कि कोई बंदा है उसको बोला गया कि भाई अपनी ऑनरशिप साबित करो, वो ऑनरशिप साबित नहीं कर पाया, राइटफुल उसका प्रोसीजर नहीं है, कोई राइटफुल ऑनर उसका नहीं मिल रहा है, या उसके राइट टर्मिनेट कर दिए गए हैं, कोई बंदा है वो यहाँ इंडिया से चले गए वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर, ठीक है, या इसी तरीके से मतलब कुछ भी हो सकता है कि वहां पे जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उनका राइटफुल ओनरशिप नहीं है, जैसा भी है, तो कुछ भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो क्या नाम है, क्लेमेंट, जो क्लेम करने वाला कोई नहीं है वहां पे, मतलब वो राइट्स नहीं है किसी के, वो प्रॉपर्टी डिसयूज हो गई है, या फेलियर की वजह से, यानी कि जो प्रोसीजर बताया कि उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया कि रजिस्ट्री करवा लो, ये करवा लो, करा लो, नहीं कर पाया, करवा पाया, तो उसका कोई ऑनर नहीं है, तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी लैप्स हो जाती है, किसी को राइट्स, कोई बंदा जो है उसकी प्रॉपर्टी कुड़की कर ली गई है, ले लिया गया है, जैसा भी है, तो उसको अब कोई राइट नहीं है, उस पर अधिकार नहीं है, तो जमीन किसी की नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की है, ठीक है, सिंपल। तो एस चीट की वजह से, या क्या नाम है, इसकी वजह से, क्या आपका एस चीट की वजह से या लैप्स की वजह से, ठीक है। एस चीट का मतलब क्या है कि कोई बंदा मर गया बिना ये बताए कि मुझे किसको देना है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी खाली। लैप्स जिसमें किसी का राइट ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं किसी का है, मतलब यार अधिकार खत्म हो गए हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, कोई देशद्रोही का मुकदमा हो गया, किसी को स्टेट से टर्मिनेट कर दिया गया, कोई सिटी मतलब सिटीजनशिप जिसकी खत्म हो गई, अब उसका प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, कोई उसका राइटफुल ओनर नहीं है वहां पे, मान लो कोई नहीं है ही नहीं आयर, तो उसमें उस समय, या कोई प्रॉपर क्या नाम है जमीन है उसकी, कोई जो अधिकार जो भी मतलब क्लेम कर रहा है उसके पास कोई उसका प्रूफ नहीं, कोई वो नहीं, तो इस वजह से इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है, या कोई राइटफुल ऑनर नहीं मिल रहा है, या उसको प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया सही तरीके से, तो वो सारा किसके पास आ गया, लैप्स के थ्रू वो आ गया गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा तीसरा होता है बोना वैकेंसिया, यानी प्रॉपर्टी बिना किसी ऑनर की मिली है, मतलब ऐसी खाली पड़ी हुई है, उसका कोई ऑनर नहीं है, कोई ऑनर ही नहीं है, पता ही नहीं कौन है किसका है, तो वो सब किसके पास चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई, किसके, यूनियन के पास या स्टेट के पास, ठीक है, जैस एज द केस में भी। तो बेसिकली बात आ गई कि मतलब या तो कोई बिना बताए मर जाए कि मुझे किसको देना है और उसका कोई आयर ना हो, दूसरा ये एस्चीट हो गया, लैप्स, कोई किसी के पास राइट ही नहीं है, उस जमीन पे किसी के राइट नहीं है, जो क्लेम कर रहे हैं उनका भी सही से राइट नहीं है, मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, वो भी गवर्नमेंट की हो गई, या कोई जो एकदम उसका कोई ऑनर है ही नहीं, कोई क्लेमेंट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो भी गवर्नमेंट की हो गई। ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गई हुई, एस्चीट, लैप्स एंड बोना वैकेंसिया। इन बोना वैकेंसिया मतलब एकदम खाली पड़ी है, किसी की कोई कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो वो भी गवर्नमेंट की है। तो ये तीनों सिचुएशन में किसकी प्रॉपर्टी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। बात समझ में आ गई होगी, आ गई। सी ऑफ वेल्थ, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सी ऑफ वेल्थ किसका होगा, ध्यान रखना, सी ऑफ जो सी वेल्थ है, सी वेल्थ जितना भी है, जैसे ऑल लैंड मिनरल एंड अदर थिंग्स ऑफ द वैल्यू अंडर द वाटर, यानी वाटर के अंदर जो कुछ भी है, ओशियन के अंदर जो भी है, वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर जितना कुछ भी है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में इंडिया के है, वो सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडिया का राइट है, उस पर इंडिया का मतलब यूनियन का राइट होता है, ठीक है। यानी
ये नहीं कह सकता कोई स्टेट कि मेरे नियर में है तो उसमें मेरा अधिकार है, स्टेट का अधिकार है, स्टेट का ओनरशिप है, नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनरशिप है, ठीक है। स्टेट नियर द ओशियन कैन नॉट क्लेम द जुरिस्डिक्शन ओवर दीज थिंग्स। मतलब ये जैसे कि जो सी है ना, जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु के बगल में सी है, अब तमिलनाडु को क्या है कि नहीं, ये पे तो मेरा ओनरशिप है, इसमें यूनियन का ओनरशिप नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो चाहे तमिलनाडु के बगल में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कहीं पे भी हो, यानी समुद्र के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी सी वेल्थ है, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माना जाएगा, ठीक है ना, वो यूनियन ऑफ इंडिया का माना जाएगा। बस, तो इंडियन टेरिटरी जो होती है वो 12 नॉटिकल माइल तक अंदर तक मानी जाती है, यानी कि जैसे यहाँ पे बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मैं उसमें पढ़ाता हूँ, टेरिटोरियल से कहा जाता है उसको, 12 नॉटिकल माइल तक, 12 ये जो नॉटिकल माइल जो मेजर किया जाता है, ये नॉटिकल माइल जो है ये मेजर करते हैं सी के अंदर, माइल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। ये 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एक एक नॉटिकल माइल, तो ये जो है सी में मेजर किया जाता है। और ये बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जब आप जाओगे, ठीक है, तो जाओगे फ्रॉम द अप्रोप्रिएट बेस लाइन, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट बेस लाइन, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे कि इंडिया की प्रॉपर टेरिटरी है। उसके अलावा एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो प्रॉपर टेरिटरी नहीं होती, जहाँ पे आपका मतलब सोवरेनिटी नहीं रहती, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कर सकते हो, वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और इसमें ऑनरशिप किसका होता है, राइट किसका होता है, इंडिया का माना जाता है, मतलब राइट्स इंडिया के माने जाते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया की। बात समझ में आ गई? यानी देखो, अभी नहीं समझ में आया तो ये बेस लाइन है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक आप जाओगे, तो इसमें इसी तरह आपका अधिकार है, जिस तरह से अधिकार होता है किसका, क्या नाम है, जिस तरह से अधिकार होता है, जैसे आपकी टेरिटरी पे अधिकार है, जैसे लैंड पे अधिकार है, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा पूरा अधिकार है, वहां मिलिट्री लगा दे, कुछ भी कर दे, ये वो। इसके बाद में कॉन्टिगुअस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल तक, यहाँ पर 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिगुअस जोन होता है, जिसमें नहीं लिखा है, लेकिन जान रखो कॉन्टिगुअस जोन है, जहाँ पे थोड़ा ट्रांजिशन जोन शुरू हो जाता है, जहाँ तक मतलब मिलिट्री घूमती घामती रहती है, लेकिन इनोसेंट पास हम अलाउ करते हैं, यानी कोई शिप वगैरह गुजरना है तो गुजर सकता है। उसके बाद यहाँ से बेस लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल तक चले जाते हैं, 200 कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक अक्सर मानते नहीं, तो 200 नॉटिकल माइल तक, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल तक। और ये जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ तक ये सिर्फ क्या क्या अलाउड करते हैं, यहाँ तक अलाउ किया जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर सकते हो, जैसे कि मतलब वो सब मिनरल्स वगैरह निकाल सकते हो, लेकिन एकदम सॉवरेनिटी नहीं होती, आप इनोसेंट पासेस वगैरह सब कुछ करने दोगे। यानी यहाँ पे आपका मतलब जिस तरह सॉवरेनिटी आप लैंड पे चलाते हो उस तरह से नहीं है, लिमिटेड राइट्स होते हैं आपके। उसके बाद का जो होता है, यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे यहाँ तक चलो ये 200 नॉटिकल माइल हो गया, इसके बाद को हाई सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हाई सी पे सारे पूरी ह्यूमैनिटी का अधिकार होता है, किसका होता है, हर किसी का, मतलब हाई सी पे जो है वो किसका अधिकार होता है, हर किसी का, पूरी ह्यूमैनिटी का अधिकार होता है। यानी इसमें ये हाई सी किसी के अंडर में नहीं होती, बात समझ में आ गई। और ये सब किसके थ्रू गवर्न होते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 12 नॉटिकल माइल या 24 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल या कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक, ये वो, ये कहाँ से मैंने अपने मन से बनाया इसको, नहीं, है यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी, ठीक है ना, क्या है, लॉ ऑफ सी, ठीक है ना, उसके अंदर जो है यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी है, उसमें जो है मतलब ये लोग करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सी बेट अथॉरिटी है, तो वो लोग जो है इसको बताते हैं कि भाई ये इस तरीके से काम करना है, बात समझ में, ये इस तरह से नॉटिकल माइल तक रहेगा, इतना कॉन्टिनेंट सेल्फ रहेगा, तो यूनाइटेड नेशन का लॉ है, और ये एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू ये काम होता है। बात समझ में आ गई होगी, आई। तो यही मेन चीज था इसमें समझने के लिए। उसके बाद में आपका होता है कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ, द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन एंड द रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट. Further, the 44th Constitutional Amendment 1978 has also abolished the constitutional obligation to pay compensation in this regard, except in two cases: when the government acquire the property of a minority education institution, when the government require the property held by the person under the personal cultivation and the land in which the statutory ceiling limit. तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता रखा है ये बात तो, कि भाई हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, बाद में उसको हटाकर आर्टिकल 300 ए के तहत उसको लीगल राइट के अंदर डाल दिया गया, प्रॉपर्टी का राइट लीगल राइट हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते उसमें। आपको मतलब कंपलसरी जो कंपनसेशन देने का वाला प्रोविजन था वो भी खत्म कर दिया गया है, कि मतलब आपकी अगर जमीन छीन रहा है गवर्नमेंट, तो जरूरी नहीं है कि आपको कंपनसेशन दे, वो दे भी सकता है, सिर्फ दो सिचुएशन में दे सकता है। एक ये है कि अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जमीन ली है, आर्टिकल 30 के अंदर, आपको पता है आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोटेक्टेड है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पता है ये बात कि नहीं पता?
आर्टिकल 30 याद है, फंडामेंट राइट? तो उसके अंदर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्टेड है। अगर उनका जमीन ले रहा है तो उसमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैंने पहले बताया ले नहीं सकते, अगर देंगे तो फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा उनको। दूसरा एक ये है कि अगर आपकी पर्सनल कल्टीवेशन या सीलिंग लिमिट के अंदर है, जैसे 72 बीघे बता दिए कि एक पर्सन बंदा होल्ड कर सकता है। अब ये आपकी पर्सनल कल्टीवेशन है, इसमें से 72 बीघे में से अगर कोई ले रहा है, मतलब कोई टाइम एक मतलब डिसाइड कर रखा है किसी एक जगह पे, अगर इसमें से 1 बीघे भी ले रहा है या कुछ भी ले रहा है तो वहां पे उसको कंपनसेशन देना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज इस क्या नाम है, कोई फेयर कंपनसेशन देने की भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को जरूरत है तो वो ले सकती है, रोड बनाने, रेलवे बनाने, किसी की भी चीज के लिए गवर्नमेंट को अगर जरूरत है तो आपकी जमीन छीन सकती है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही राइट देता है। बात समझ में आ गई? है, समझ में आ गई बात? रेदा, ये बात क्लियर है या नहीं है? अब तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारा घर गवर्नमेंट छीन सकती है? क्यों? आप बताइए, छीन सकती है कि नहीं छीन सकती? कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू आपको बिना कंपनसेशन दिए या जैसे भी आपका जो है वो क्या नाम है जमीन छीन सकती है। आर्टिकल 19 याद करो क्या है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस। आपको रेजिडेंस का अधिकार है, रहने का अधिकार है। तो नॉर्मली वैसे गवर्नमेंट आपका घर नहीं छीन सकती है, आपके प्रोफेशन का अधिकार नहीं छीन सकती है। वैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, जैसे आप एक रह रहे हो घर में, घर के अलावा आपके पास 10 घर और है, ठीक है, उसमें से किसी की जरूरत है जिसमें आप रह नहीं रहे हो, किराए पे दे रखा है ये वो, तो वहां पे उसको जरूरत हो सकती है तो वो ले सकती है। लेकिन जो आपका रेजिडेंस है, जो आपका घर है, जो आपका आशियाना है, उसको गवर्नमेंट ऐसे नहीं ले सकती। उसके लिए फिर दुनिया भर का लीगल बैटल हो जाएगा, गेटिंग? सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है ना? हम्म। हाँ, देखो उसमें यह है कि अगर अगर रेजिडेंस के लिए यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट नहीं है अभी, क्योंकि वो रेजिडेंस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो लीगल है, सारे प्रोविजन लॉ के पूरे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एक अलग चीज़ है। फिर वो एक वो केस टू केस वेरी करेगा। अब वो देखेंगे कि क्या फेयर तरीके से हो रहा है, और गवर्नमेंट को फिर कितनी कंपल्सन है, क्या ज़रूरी है लेना, कैसे कंपलसरी, क्या रोड के बीच में तो नहीं आ रहा, उसके बीच में कोई मास्टर प्लान तो नहीं आ रहा, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। समझ में आई बात? मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपकी वैसी भी प्रॉपर्टी हो, सामने एकदम ऐसे तो नहीं ले सकते उनको, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कंपलसरी एक्विजिशन में। लेकिन कई कई होता है, जब रेलवे रोड ये सब बनाना होता है तो ले सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उसमें भी आपका गेस ऐसा नहीं कि घर तोड़ देगी आपका, ठीक है। बस ये है कि मतलब आपकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है या ऐसा है जो आपकी लैंड सीलिंग लिमिट से बाहर है, तो जो सीलिंग लिमिट से बाहर वाली प्रॉपर्टी वो ले सकती है। सीलिंग लिमिट के अंदर पर्सनल कल्टीवेशन में है या रेजिडेंस में है तो उसको सबको नहीं ले सकती, गेटिंग? ठीक है। एक्विजिशन अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर, एक्विजिशन अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर, द यूनियन एंड द स्टेट कैन एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी अंडर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। फर्दर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और द स्टेट एक्सटेंड टू द कैरी आउट एनी ट्रेड, बिजनेस और, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत अपना कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकती है। कोई क्या नाम है, गवर्नमेंट मतलब बिजनेस कर सकती है, प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकती है, कोई क्या नाम है, मतलब एक तरह से जैसे लीगल पर्सन लोग बिजनेस करते हैं ना, कोई कंपनी बिजनेस करती है, इस तरह गवर्नमेंट भी चाहे तो बिजनेस कर सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है और डिस्पोज कर सकती है, बेच सकती है, सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। सूट और बाय बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट जो है वो सूट कैसे करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कैसे सूट करेंगे? तो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सूट, और सूट बाय और अगेंस्ट, यानी कि गवर्नमेंट सूट करे
यानी केस करे, सूट का मतलब होता है केस करना, गवर्नमेंट केस करे या गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया जाए, दोनों कैसे किया जाएगा, तो उसमें साफ साफ क्लियर वर्ड्स में दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करना है तो नाम यूज किया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। क्या यूज करेंगे? जैसे आर वर्सेस, मैंने बताया ना, आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूज किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ क्या यूज किया जाएगा? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या ऑन सो ऑन जो भी होगा वो यूज किया जाएगा। यानी कि जैसे आर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश या स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां का भी केस होगा वो यूज किया जाएगा। ठीक है ना? जैसे केशवानंदा भारती के खिलाफ कौन सा यूज हुआ है? केशवानंदा नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पता है ना? केस का पूरा नाम केशवानंदा भारती का जो है वो क्या है? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस का नाम है। ठीक है ना? तो ठीक, तो यहाँ पे यह यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट एज द लीगल एंटिटीज, तो उनको हम केस भी कर सकते हैं उनके ऊपर भी। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हैं और गवर्नमेंट लाइबल है उसके लिए। लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है अंडर दिस? गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, क्योंकि पहले जो था ना गवर्नमेंट जो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर करेगी? तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पर होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ पर जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह गवर्नमेंट के होते हैं वो होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो सारा उसके पास अधिकार है करने का। एक होता है टॉर्ट। टॉर्ट मतलब पता है क्या होता है? टॉर्ट कभी सुना है आप लोगों ने वर्ड? आपने सुना है कभी हृदय वर्ड टॉर्ट? है, सुना है कभी? सुना ही नहीं है? ये एक सब्जेक्ट होता है लॉ में। हम लोग जैसे मेरे लॉ में, जैसे लॉ में एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्ट, टॉर्चर्स लॉ या टॉर्ट लॉ। टॉर्ट जो सब्जेक्ट होता है इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, एक पूरा सब्जेक्ट ही है, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, इसी तरह एक सब्जेक्ट होता है टॉर्ट। क्या होता है? टॉर्ट। टॉर्ट मेरे जब आप कोचिंग पे जाओ ना तो आप वहाँ पे देखना एक किताब, दो तीन किताबें रखी होंगी टॉर्ट, तीन तीन क्या चार पांच किताबें रखी होंगी टॉर्ट की। उसमें देखना, उसमें लिखा होगा टॉर्ट, लिखा होगा लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है ना? किसी दिन कोचिंग जाओ तो देखना, अभी आऊंगा मैं मंडे को, ट्यूजडे को पहुंचूंगा तो देखना। ठीक है ना? तो टॉर्ट, टॉर्ट में क्या होता है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, क्या होता है? सिविल रॉन्ग। अब मैं टॉर्ट बता दूं, जानना चाहती हूँ टॉर्ट क्या है? देखो, जैसे कि कोई मर्डर है तो मर्डर के लिए कोई क्राइम, मर्डर जो है क्रिमिनल एक्ट है। क्या है? क्रिमिनल एक्ट है। किसी ने मर्डर किया, चोरी की, रॉबरी वगैरह या मतलब थेफ्ट हो गया, ये सब सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग करने का मतलब क्या है कि भाई इसके लिए आपका मतलब जो है वो, सॉरी, क्रिमिनल रॉन्ग है। जैसे मर्डर है और रेप है या इस तरह की और चीजें जो आईपीसी के अंडर आती हैं, वो सब क्या होती हैं? क्रिमिनल होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। एक होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग मतलब जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आपस में है या कोई मतलब इस तरह का डिस्प्यूट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है, ये सब सिविल रॉन्ग के अंदर आता है, सिविल गलती होती है। तो टॉर्ट जो होता है वो बेसिकली आपके साथ किसी ने नेग्लिजेंस किया और कोई किसी तरह की नेग्लिजेंस बरती है, न्यूसेंस फैलाया है, जैसे आपका आपके घर के सामने कोई गड्ढा खोद दिया किसी ने, अब आप गए, आप उसमें गिर गए, चोट खा गए। अब चोट खाने के बाद तो आप चोट खा गए तो आप उसे लीगल डैमेज क्लेम कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो कि तुमने ऐसे गड्ढा क्यों खोदा। या मान लीजिए उसने अपने घर पे एक बड़ी सी टंकी रखी हुई है पानी की, पड़ोसी ने आपके, अब पता चला उसकी टंकी फट गई और फटने के बाद में क्या होता है कि आपके घर में सारा पानी आ गया और उससे आपका काफी फ्रीज व्रीज ये सब खराब हो गया, तो आप उसे डैमेज क्लेम कर सकते हो। यानी उसको केस करके ये नहीं कर सकते कि उसको उसने जानबूझ के अगर नहीं किया है, तो टॉर्ट लॉ के तहत आप कंपनसेशन उससे क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरा जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर दो। और इस तरह के, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाता है कुछ चीजें, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टॉर्ट के अंदर आ जाती हैं। तो टॉर्ट का मतलब ये होता है कि सिविल रॉन्ग किसी भी तरीके का न्यूसेंस किसी ने किया है, कोई नेग्लिजेंस किया है, तो उसके लिए आप कंपनसेशन जब क्लेम करते हो तो आप क्रिमिनल एक्ट में क्या होता है ना, सजा मिलती है, लेकिन इसमें आपको कंपनसेशन मिल जाता है। इसमें कई सारे मैक्सिमम होते हैं, डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम, ऐसे करके मैक्सिमम होते हैं, ये इसके हिसाब से चलता है, लैटिन मैक्सिमम वगैरह के हिसाब से चलता है। ठीक है, और ये जो आपने सुना होगा कि क्या नाम है, एक्ट ऑफ गॉड, जो बड़ा फेमस हुआ था, एक्ट ऑफ गॉड बड़ा फेमस हुआ था ना, जिसमें क्या नाम है, जब वो आया था ओ माई गॉड, एक मूवी आई थी, उसमें एक्ट ऑफ गॉड है, ये मैं इस पे कंपनसेशन नहीं दूंगा। सुना था, सुना है? जैसे कोई एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, जैसे कोई किसी इंसान ने इंटरफेयर ना किया हो, जैसे भूकंप आ गया तो एक्ट ऑफ गॉड हो गई वो। ठीक है ना?
नेचुरल आपदा हो जाती है। तो एक्ट ऑफ गॉड वगैरह में फिर वो कहता है कि हम कंपनसेशन नहीं देंगे। तो एक्ट ऑफ गॉड जो होता है, ईशान उशान दौड़ रहे हैं। एक्ट ऑफ गॉड जो होता है, ठीक है, उसमें ये जो एक्ट ऑफ गॉड के तहत कंपनसेशन देना या ना देना, या इसी तरीके से मतलब किसी का आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी किसी का डैमेज हो गया, आपके ने कोई कुत्ता लेकर आए, आपने कुत्ते को बांधा भी था बहुत अच्छे से, लेकिन इधर से गए हैं ये लोग, इधर गए, ठीक है। तो क्या नाम है कि आपने कुत्ते को अच्छे से बांधा भी था, लेकिन फिर भी वो बेल्ट तोड़ के और चला गया और किसी को काट लिया। आप बताओ, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं हो? हैं? जबकि आपने अच्छे से बांधा था। फिर भी आपको उसका डैमेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका डॉगी है, ठीक है ना? तो आपको ड्यू केयर अटेंशन रखनी चाहिए, इसलिए कभी-कभी आपकी गलती नहीं होगी, तब भी आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये सब जो होता है ना, इसको हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटी या वाइकरियस लायबिलिटी या स्पेसिफिक लायबिलिटी ऐसे नामों से जानते हैं। तो ये जो होता है, ये भी टॉर्ट के अंडर आता है। तो मैं थोड़ा-सा टॉर्ट के बारे में बता दिया। तो लायबिलिटी फॉर टॉर्ट यानी कोई सिविल रॉन्ग होता है, तो उसके लिए लायबिलिटी क्या है? तो इसमें एक कहानी होती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब होती थी, वाज़ ओनली अ ट्रेडिंग बॉडी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी थी। ग्रेजुअली इट एक्वायर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड बिकम द सॉवरेन अथॉरिटी। द कंपनी वाज suable for its function as a trader but not as a sovereign. This immunity of the company is in respect to the sovereign function was based on the English common law, जिसमें एक मैक्सियम है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब एक मैक्सियम होता है इसका कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कोई गलती नहीं कर सकता, विच मीन्स दैट किंग वाज नॉट लायबल फॉर द रॉन्ग ऑफ हिज सर्वेंट। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि क्या नाम है, अगर उसके सर्वेंट कुछ गलती करते हैं तो किंग उसके लिए लायबल नहीं है। ये इंग्लिश कॉमन लॉ होता है, ठीक है। दिस ट्रेडिशनल इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द क्राउन इन द ब्रिटेन फ्रॉम एनी लीगल लायबिलिटी फॉर एनी एक्शन हैज बीन डन अवे बाय द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। However, the position in India still remain the same. However, therefore, government of India, union and state in India can be sued for in the government yani union or state in India can be sued for the tort yani civil wrong committed by its official only in the exercise of non-sovereign function, but not in the sovereign function like administrative, judicial, contracting or military road constructing a military road, commanding goods during the yeah, commanding goods during war, etc. This distinction between the sovereign and non-sovereign function on the government of India and the immunity of the government of India in respect to its sovereign function was established in the famous case PO steam navigation case। इस केस को अंडर कंपनी केस था, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब मैं इसको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। दिस वाज रीअफर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ऑफ कस्तूरी लाल केस था, उसके अंदर ये कहा था। हाउएवर आफ्टर दिस केस सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड गिविंग restrictive interpretation of the sovereign function of the government and awarded compensation to the victim in the large number of cases। अब यहाँ पे एक बात बहुत समझिएगा, पहले से प्रिंसिपल आ रहा था, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पहले से प्रिंसिपल था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि कोई सॉवरेन फंक्शन अगर गवर्नमेंट कर रहा है, जैसे कोई मिलिट्री क्या एक्टिविटी कर रहा है या सिविल, जैसे किसी ने मतलब किसी जज ने कोई फैसला सुनाया है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कोई सॉवरेन काम कर रहा है, तो उसके लिए उसको अगर उसमें से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए कुछ क्या नाम है रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए या गवर्नमेंट उसको भरपाई करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। लेकिन और ये बाद में भी कहा गया कि नॉन सॉवरेन फंक्शन यानी कि कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे ही कोई गलती हुई है या कुछ डैमेज हुआ है तो उस केस में तो गवर्नमेंट लायबल है। लेकिन अगर कोई सॉवरेन फंक्शन कर रही है, देश के लिए कुछ कर रही है, उसमें किसी का साथ अगर कुछ हो जाता है मिसहैपनिंग, तो वहां पे गवर्नमेंट लायबल नहीं है, सॉवरेन फंक्शन में उसकी जिम्मेदारी है करना, ठीक है। जैसे कि प्रोटेक्ट कर रही है किसी को और उसमें कुछ लोगों की जान चली गई तो उसमें वो नहीं है। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने थोड़ा अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया और उसमें यह है कि जो विक्टिम है अगर कोई सॉवरेन फंक्शन, क्योंकि आप सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शन करती है, कुछ कंपनीज भी चला रही है, कुछ रेलवे रोड भी चला रही है, कुछ क्या नाम मिलिट्री भी चला रही है, देश को भी चला रही है, तो बहुत तरह के फंक्शन करती है। तो इसलिए अब उसको सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का जो डिस्टिंक्शन करना वो बहुत आसान नहीं रह गया है। इसलिए यहाँ पे बात साफ साफ कर दी गई है कि
अगर कोई विक्टिम वगैरह आ रहे हैं या वो तो लार्ज नंबर पे उनको कंपनसेशन वगैरह भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अब वो वाली कहानी खत्म हो गई है। यहाँ बताया ना कि गवर्नमेंट ने अब जो है ये अब आजकल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट गिविंग रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन, सॉवरेन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि कुछ ही एरियाज में रख रखा है कि यहाँ पे अगर कुछ होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट लायबल नहीं है, नहीं तो अदरवाइज विक्टिम जो होंगे उनको लार्ज नंबर केसेस में कंपनसेशन देगी। नागराज राव केस है, नागेंद्र राव केस के अंदर 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट एंड अडॉप्टेड द लिबरल अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द टॉर्टस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। यानी कि अब यहाँ तक कि इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये गवर्नमेंट को ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज सिविल सर्वेंट्स अगर नेग्लिजेंस करते हैं तो उसके लिए किंग मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या नाम है रॉन्ग ऑफ इट्स सर्वेंट। तो इसको इस तरह का अगर कोई मास्टर सर्वेंट रॉन्ग करता है, अगर जो है मास्टर रॉन्ग करता है तो उसमें जो है सर्वेंट रॉन्ग करता है तो मास्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी उसको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो बात आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बताया आपको सॉवरेन और नॉन सॉवरेन इन सबको आसान नहीं है गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल फंक्शन वगैरह को, तो इसलिए कंपनसेशन वगैरह अब जो है अगर किसी के साथ जाती हुई है या कोई विक्टिम है तो उसको देने के लिए पूरा वो दिया गया है, मतलब अथॉरिटी दी गई है। बात समझ में आ गई? यानी कि गवर्नमेंट को आप मतलब इम्यूनिटी है कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ में इम्यूनिटी नहीं है। वो केस टू केस वेरी करेगा कि कहाँ पे गवर्नमेंट को इम्यूनिटी मिलेगी एज अ सॉवरेन और कहाँ पे गवर्नमेंट को जो है नेग्लिजेंस अगर उसके सर्वेंट ने किया है या कुछ इस तरह की मिसहैपनिंग की हुई है तो उसमें गवर्नमेंट को कंपनसेशन विक्टिम को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को एज अ केस पार्टी बनाकर केस किया जा सकता है। गेटिंग? बात समझ में आ गई रीता? ठीक है। सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ अगर सूट करना है तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो देखो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इम्यूनिटीज जो होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को जो है ना उनको ऑफिशियल एक्ट के लिए वो पर्सनली अगर ऑफिशियल एक्ट कर रहे हैं और पर्सनल एक्ट कर रहे हैं तो उनको जो है कुछ हद तक इम्यूनिटी होती है। तो कैसे? ऑफिशियल एक्ट में जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन नॉट बी सूट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एंड देयर ऑफ, यानी प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होता है उनको आप केस नहीं कर सकते उनके ऊपर जब तक वो ऑफिस में हो, ठीक है ना? ये है जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके बेसिस पर उनको मतलब उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके ऊपर कोई केस करने के लिए भी उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, इम्पीचमेंट वगैरह कराना पड़ता है, तब हो सकता है। तो इस तरह से पर्सनल एक्ट मतलब नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वगैरह के खिलाफ मैंने आपको बताया क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक अपने पोस्ट पे हैं, यानी उनको नोटिस वोटिस देकर इम्पीचमेंट वगैरह करके तभी स्टार्ट करा जाएगा, ठीक है? तो एडवांस नोटिस देना पड़ता है कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। मिनिस्टर्स को भी कुछ इम्यूनिटी दी जाती है किस केस में? जैसे पार्लियामेंट सेशन वेशन में जब रहता है तो उनको इम्यूनिटी दी जाती है, उनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गवाही वाही के लिए बुलाने में भी उनको इम्यूनिटी है। जुडिशियल ऑफिसर्स अगर अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जुडिशियल कैपेसिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये पहले का जो केस हुआ था वहाँ पे पटना केस के बारे में एक बार मैं जुडिशरी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि वहाँ पे कि क्या जजेस को भी केस को सज़ा हो सकती है अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया है आपकी कोई भी जज वगैरह को, मजिस्ट्रेट को या किसी को भी अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में और अपनी ऑफिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करते हुए कोई सज़ा दी है तो अगर वो गलत भी है तो उसको सज़ा उसको मतलब इम्यूनिटी है इसकी। बात समझ में आ रही है? अगर कोई इसी तरीके से सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स को अगर उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ दिया है तो उनको पर्सनल लायबिलिटी से उसको मना किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी लायबिलिटी या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट उसकी लायबिलिटी उठाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बहुत बार ना सिविल सर्वेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो पर्सनली लायबल नहीं हो रहते उसके लिए, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कर रहे हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख ली कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं रिस्पॉन्सिबल है, किसका पावर है, किसका नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? आ गई? ठीक है। मतलब राइट्स एंड वो क्या नाम है लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट वो हमने देख लिया। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, ये आपके बुक में नहीं, आपकी जो नई बुक है उसमें नहीं दे रखा है तो यहाँ देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपको पता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एनी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। लेटर द प्रोविजन ऑफ दिस इन दिस रिगार्ड वर मेड इन 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के अंदर। The amendment inserted a new Article
394A लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी 22nd पार्ट के अंदर 22 पार्ट के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट शैल कॉज टू पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the central act in Hindi can be made in it. All the amendment of the constitution made before such publication should be incorporated in it. The translation of Hindi of every amendment of the constitution made in English, ठीक है, the translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English, the translation of the constitution and its every amendment published shall be constitute to have the same meaning as the original text in English. If any difficulty arise in the matter, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the constitution and its very amendment published shall be deemed to be for all purposes an authoritative text in Hindi. साफ साफ बात कर दी गई है कि हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन जो किया जाएगा वो अथॉरिटेटिव होगा। ये मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बनाए तो उसका कोई भी एरा गहरा रत्तू खेरा जो है कोई भी पब्लिशर या कोई भी जो है उसका ट्रांसलेशन करता रहे। उसका ट्रांसलेशन करवाएगा प्रेसिडेंट करवाएगा और वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा और उसको पब्लिकेशन उसका होगा कि मतलब यही ट्रांसलेशन हर कोई छापेगा, उसको उससे अलग कोई ट्रांसलेशन नहीं छापा जा सकता। साफ साफ ये क्लियर है। और 58 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कर दी गई है कि मतलब उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, जैसे कि कोई टेक्स्ट में कुछ मैच होता है तो उसका अमेंडमेंट वगैरह हिंदी वर्जन में तो इंग्लिश से उसको रिकन्फर्म किया जाएगा और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। तो ये साफ साफ कर दिया गया है कि हिंदी में सारे ट्रांसलेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, वही जो अथॉरिटेटिव तरीके से जिस पे साइन मिला हुआ है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि देखो हिंदी यानी इंग्लिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसलेशन एक्सेप्ट करा जाएगा यानी एक ऑथोरिटेटिव ट्रांसलेशन कराएगा प्रेसिडेंट, वो ट्रांसलेशन जिस पे मतलब एक्शन मिलेगा उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको दूर करवाएगा और तो वही ट्रांसलेशन सब लोग छापेंगे, उसमें नुक्ता बराबर बिंदी बराबर भी चेंज नहीं कर सकता है कोई। और अगर उस ट्रांसलेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इंग्लिश में जो भी अप्रोप्रिएट उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी में मतलब जो एक टेक्स्ट उसी टेक्स्ट को सभी कॉपी करेंगे, यानी कि इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी आप ये देखेंगे कि किसी ने हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर रखा है तो सेम टेक्स्ट नहीं छाप रखा, सेम टेक्स्ट छापेगा, वो डायरेक्ट सेम रहेगा सबका। ये चाहे हिंदी में छपे चाहे जिसमें हिंदी में भी कोई अपनी मन से किसी वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? समझ रहे हैं आप? मुझे पता चला गूगल डिक्शनरी लगा के ट्रांसलेशन करके कोई छाप रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते, जो ट्रांसलेशन है उसी को माना जाएगा। अब आता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस। अच्छा ये बताइए कि ये वाला जो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, ये वाला आप चैप्टर आप लोगों में है क्या या नहीं है? है नई वाली बुक में है कि खत्म? है या नहीं है? हैं? है। तो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस में देखो SC ST OBC के बारे में है। आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम बार बार करते रहते हैं, पार्ट 16 के अंदर आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक जो है वो आपका स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस यानी SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात की है, जिसमें रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेचर, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशनल ग्रांट, अपॉइंटमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन और अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये सारा जो है इनको दिया गया है। आपको पता है ये बहुत अच्छे से कि SC ST को रिजर्वेशन, OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है इंडिया में, और वो इसी वर्चू के तहत दिया जाता है। और ये रिजर्वेशन कैसे है आप लोग सबको पता है कि SC ST की जितनी जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन के रेशियो में उनकी सीटें रिजर्व की जाती हैं SC ST और OBC की, ठीक है। यह है उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है पॉपुलेशन के आधार पे, और SC ST का रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू है आफ्टर 60 ईयर्स भी। क्यों? क्योंकि अभी तक एंग्लो इंडियन वाला आपको पता है हटाया गया, लेकिन इसका जो है SC ST का और OBC का ये अभी भी है और ये बार बार चेंज किया गया। बस वही बातें की गई हैं जो मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा आर्टिकल 338 के बारे में बात की गई है। 338 के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नेशनल कमीशन फॉर SC है। नेशनल कमीशन फॉर आपको पता है 2003 के अंदर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों बॉडीज को सेपरेट करके नेशनल कमीशन फॉर SC ST बनाया गया। बाद में फिर एक कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर OBC भी बनाया गया, ये भी आपको पता है। ये बात हम सब कर चुके हैं, समझ कर चुके हैं कि नहीं कर चुके?
अगर कोई मतलब ओबीसी वगैरह का कोई वो करता है तो मतलब कोई वायलेशन करता है उनके राइट्स वगैरह का, तो उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी काम करेगा, बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस काम करेगा, जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आर्टिकल 338 बी के अंदर है। ठीक है ना, किया है ना, किया है बात या नहीं की भाई? तो ये ये वाली बात ये भी हमने कर लिया, इसमें कोई वो नहीं, पहले भी बता चुका हूँ, तो सारा आपने वो पढ़ रखा है। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, हमने ये यूनिट आज फिनिश कर ली है। ठीक है, आई होप कि आपको मेन मेन बातें समझ में आई होंगी। आई हैं? ठीक है।